हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न पर विचार करने वाले हैं कि ये प्रश्न कह क्या रहा है। तो कह रहा है कि सिद्ध करें f बराबर r बाई टू। देखिए, ये 10th के एग्जाम के लिए एक बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 5 नंबर का एग्जाम में आ सकता है, संभावनाएं हम व्यक्त कर सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन को न देकर पूछ देता है कैसे कि एक गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन दे देता है और कभी कभी शॉर्ट के रूप में क्या देता है, सिद्ध करें कि f बराबर r बाई टू होता है। तो अब यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन तो दे दिया है, लेकिन अभी f बराबर r बाई टू किस में सिद्ध करें। या तो अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे या तो उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे। तो हिंदी में ही प्रश्न ऐसे देने के साथ साथ कुछ लिख सकता है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें या उत्तल दर्पण में सिद्ध करें, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। नहीं तो अगर लिख दिया कि गोलीय दर्पण में सिद्ध करें, तो गोलीय दर्पण के मतलब मेरे ऊपर इच्छा हो गया कि हम अवतल में सिद्ध करेंगे कि उत्तल में। आज कहीं अगर नाम रख दिया कि उत्तल में ही सिद्ध करिए या अवतल में ही सिद्ध करिए, तब तो हमारा कोई चारा चलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सिद्ध करें a बराबर r बाई टू, तब तो ये मेरा अपना इच्छा हो गया। ये तो हम अवतल में भी कर सकते हैं और उत्तल में भी, क्योंकि दोनों का जो चीजें आएगा लास्ट में मेरा यही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण में सिद्ध करने के लेकर। तो हम अपना जो सिद्ध करना शुरू कर रहे हैं वो किधर शुरू करने वाले हैं, तो लिख देंगे हेडिंग में अवतल दर्पण में। किसमें सिद्ध करेंगे हम लोग अब, अवतल दर्पण में। चलिए, अवतल दर्पण में हमें सिद्ध करना है, कितना सिद्ध करना है जी, f बराबर r बाई टू सिद्ध करना है। तो देखिए सर, उत्तल दर्पण में कैसे सिद्ध होगा। जैसे अवतल दर्पण में आप सिद्ध करेंगे, बहुत हद तक उत्तल दर्पण में आपको इसी के रूल पर कार्य करना है। बस वहां पर उसका चित्र को बदल देना है। जैसे यहाँ चित्र अवतल दर्पण का, वहां चित्र बना देना है उत्तल दर्पण का, और कुछ मैथमेटिकली रूल है उसको पलट लिया जाएगा तो मेरा हो जाएगा। तो हम सिद्ध कर देते हैं। एक में ज़्यादातर अगर एग्जाम में देखा जाए तो इसमें खूब पूछता है चीज़ें, क्वेश्चन कई बार रिपीट भी अगर करता है तो ज़्यादातर अवतल दर्पण में कर देता है। तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहेंगे तो उत्तल दर्पण में भी कर सकते हैं इसके आधार पर। तो चलिए, अब अवतल दर्पण में हमें सिद्ध करना है कितना कितना सिद्ध करना है, तो f बराबर r बाई टू, और जहाँ f क्या है मेरा, फोकस की दूरी, और r क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो ये तो मेरा कार्य हो गया यहाँ तक। अब हम सिद्ध करेंगे कोई फार्मूला, तो हमें कुछ ना कुछ अपने से रचना करनी होती है, कुछ चीज़ों को मानना पड़ता है। तो चलिए, हम इसको सिद्ध करने के लिए पहले चित्र ड्रॉ करते हैं, क्योंकि चित्र पर ही चीज़ें हमारा सब कुछ आधारित है। ओके, तो हम पहले अवतल दर्पण का फिगर बनाएंगे और उसमें चीज़ों को अपना हम मानेंगे और तब चल के इसको सिद्ध कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं बातों को। तो देखिए, सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण का चित्र बनाते हैं, और अगर आप भी चित्र बनाएंगे तो एकदम फ्रेश और थोड़ा बड़ा बनाइएगा ना, क्योंकि हमको इसमें सिद्ध करना है, काम करना है। तो ये मेरा रहा अवतल दर्पण, इसका नाम रख दिया जाए m डैश, m मतलब मिरर, दर्पण, तो इसका अपना नाम रख दिए। अब इस दर्पण का अपना खुद का एक पद होता है, क्या, मुख्य अक्ष होता है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। और यहाँ पर दर्पण का पोल होता है, माने ध्रुव होता है, और कुछ दूरी पर यहाँ पर समझे कि सेंटर है। अभी हम f बराबर r बाई टू सिद्ध करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम अपना रचना तो करेंगे, कार्य तो करेंगे। अब इसमें है क्या कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है अवतल दर्पण में, या उत्तल में भी कहें, लेकिन उसका रूल अलग है, यहाँ पर समझिए।
अवतल दर्पण में, ये दर्पण कौन है? अवतल है। अगर कोई किरण मुख इसके समांतर आती है तो दर्पण से टकराकर फोकस से होकर गुजरती है। ये सब नियम हमें आगे पढ़ना भी है। बस अब ये समझिए कि हमारा इस तरह का से ऐसे जाएगा और टकरा के इस तरह से आ जाएगा, और जहाँ पर काटेगा वहाँ पर ही इसका क्या बनता है? फोकस बनता है। समझे? तो ये हमारा चित्र तैयार हुआ। अब इसमें हम कुछ और कार्य करेंगे। पहले बताएंगे कि ध्रुव से लेके और फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो यहाँ पर हम ऐसे रख लेंगे बातों को। और सेंटर से लेके और पी के बीच की दूरी की वक्रता त्रिज्या होती है। तो हम रख सकते हैं कहाँ से? सेंटर से लेके और पी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हो गया। अब देखिए, ये है आपतित किरण। ये कौन किरण है? आपतित किरण। और ये कौन किरण है? परावर्तित किरण। तो इसका नाम दे दीजिए। आपतित किरण को मान लीजिए कि ए है और परावर्तित किरण को मान लीजिए कि बी है। समझ गए? रहा बात यहाँ पर, जिस बिंदु पर जा रही है, इस बिंदु पर मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ बिंदु रख सकते हैं। अगर हम एन भी रख सकते हैं। तो चलिए देखिए, एन रखने का मतलब अगर हम ऐसे लिख दे ए, यहीं पर सुनिए ना, इस बी से कोई मतलब ही हमको उतना है नहीं। समझने के लिए यहाँ पर रख दे रहे, यहीं पर बी रख दीजिए, बेटर रहेगा। क्योंकि पता चलेगा कि ए कहाँ गया है? बी बिंदु पर गया है। और ये इसको मान लीजिए कोई डी मान लीजिए, ठीक है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है इस वाले किरण से, लेकिन पद है तो भाई रहना जरूरी है। तो ये है आपतित किरण ए। आपतित किरण क्या है? ए। और जिस बिंदु पर जा रही है वहां पर हो गया बी, और यहाँ से टकरा कर कहीं गई तो हो गई सी। और इस तरह का एरो का साइन दे दिए कि आ रही है और जा रही है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करने के लिए हम एक अभिलंब डालते हैं। डालते कि नहीं? लेकिन अब इस तरह की रचनाओं में हम अभिलंब कैसे डालेंगे? हमने तो पीछे पढ़ा है समतल दर्पण, ऐसे ऐसे पढ़ा था। प्रकाश की किरणें आ रही थी और इस तरह टकरा के चली गई, तो हमने अभिलंब यहाँ बीचों बीच डाल दिया। ये तो समतल सतह के लिए हुआ, बट यहाँ तो मेरा गोलाकार सतह है। तो इसके लिए हमेशा याद रखना है कि गोलाकार सतह में अभिलंब सेंटर से लेकर डाला जाता है। कहाँ से लेकर डाला जाता है? सेंटर से। तो ये मेरा सेंटर है। आइए यहाँ से अभिलंब डाल देते हैं, ऐसे इस तरह से अभिलंब डाल दिए। तो हम जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के साथ कोण आई बनता है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये अभिलंब है, ये आपतित किरण, तो यहाँ पर कोण क्या बन गया? हमारा कोण आई बन जाएगा इस तरह से। और फिर इस चित्र में देखेंगे तो ये परावर्तित किरण है और अभिलंब के साथ क्या बनता है? कोण आर बनता है। यहाँ पर मेरा आर कोण बनता है। तो अब हमारा तो ये दिख रहा है किरण, हमारा किरण तो है ही ना, है जाने वाली, ये परावर्तित होके जा रही है। तो यहाँ भी मेरा कोण बन रहा होगा। तो इस कोण का हमने नाम क्या रखा? परावर्तन कोण आर। तो इस तरह से सिद्ध करने के लेकर हमारा चित्र तैयार हो गया। लेकिन थोड़ा चित्र के बारे में भी हम कुछ लिखेंगे कि इसी तरह चित्र बना के छोड़ देंगे? बताइए। या तो चित्र से पहले ही कुछ बातें लिख लिया जाए, नहीं तो चित्र बनाने के बाद लिखा जाए। लेकिन अगर हम चित्र बनाने के बाद लिखते हैं तो बहुत कुछ इसमें से सोच सोच के बोल देंगे। अभी चित्र हम बनाए ही नहीं तो अपने मन में क्या सोचेंगे? मेरा मानना है आप कैसे भी सोच सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि पहले चित्र आप लोग बनाइए और उसके बाद आप इसमें चित्र को देखकर मान लिया जाए। कैसे मानेंगे? कि माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। जब इस दर्पण पर आपतित किरण A पड़ती है तो परावर्तित होने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। समझ में बात में समझ में आ रहा है ना बात को? गुजरती है। तो हमें सिद्ध करना है F बराबर R/2। इतना मैंने हम बातें शॉर्टकट में मान ली है। आपका इच्छा करेगा तो आप अलग तरीका से ही मान सकते हैं कि सर हम कुछ और मानेंगे कि कोण आई बन रहा है जहाँ कोण आर बन रहा है। थोड़ा अपना अपना बोलने का, समझाने का, बातों का तरीका है। लेकिन एग्जामिनर को हम दिखाना चाहते हैं तो इतना बड़ा तो फिगर बना दिए।
दो चार लाइन लिख दिए, अब हम दो चार लाइन से बेसी लिखेंगे तो शब्द सीमा का भी तो ध्यान रखना है ना जी। तो इसीलिए हमने चीज़ों को शॉर्टकट में मान लिया। क्या माना मानी समझ में नहीं आया चीज़ है? फिर से मानते हैं। देखिए, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। यहाँ तक हो गया। जब इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, और बढ़ा दिए बातों को, जब इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है किरणें, माने आपतित किरणें आती है, तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, तो हमें सिद्ध करना है F बराबर R/2। यहाँ तक बातें हो गई। अब हम लेके चलते हैं किस में? परमाणु में लेके चलते हैं, क्योंकि अब सिद्ध करने जा रहे हैं। तो सिद्ध करने का मतलब चित्र लेकर अब परमाणु में न चलेंगे। सिद्ध का मतलब यही होता है, थोड़ा सा मैथ का रूल लागू हो रहा है फिजिक्स में कि सर ऐसा होता है क्या फिजिक्स में? तो बिल्कुल, फिजिक्स और मैथ एक दूसरे के बीच काफ़ी गहरा संबंध बताता है। बिना मैथ का इसका ज्ञान होना बड़ी सोचने वाली बात है। तो इसीलिए हमारे पास मैथ और फिजिक्स दोनों कंबाइन है ना। चलिए परमाणु में लेकर चलते हैं बातों को। कहाँ लेके चलते हैं? परमाणु में। परमाणु का मतलब प्रूफ अब हम करने जा रहे हैं, बातों को प्रूफ कैसे किया जाए। तो बताइए, इसमें पहले ये देखिए कि यही जो आई बन रहा है कोण, ये आई ये कहाँ बन रहा है? बी पर दो गो कोण बन रहा है। अगर देखें तो एगो ये कोण बन रहा है, ये यहाँ से थोड़ा सा फिगर में ये चीज छूट गया है, एक बात छूट गया। देखिए ये होता क्या कि ये जो हमारा कोण बन रहा है आई, तो इसी आई के एकांतर में यहाँ पर भी एक कोण बनेगा। यहाँ पर एकांतर कोण का मतलब होता क्या है कि दो अगर समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और दो समांतर रेखाएं हैं और मान लिया कि इनको कोई काट रहा है, ऐसे तिरछी रेखा, तो अब हमारा यहाँ पर एकांतर कोण बनता है। इसका अगर एकांतर देखा जाए, ये वाला है, इस वाले पक्ष का इधर वाले पक्ष का क्या होता है? बराबर होता है। ये एकांतर कोण का अपना एक नियम है। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि बाह्य अंतः, ये कुल बहुत सारे इसमें रूल हैं। इसमें तो 8 गो कोण बनता है हमें लग रहा है। यहाँ पर इसका एकांतर में ये होगा, ठीक है, इसका एकांतर में कौन होगा? तो ये होगा। तो आई जब यहाँ पर है तो मेरा यहाँ भी क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। समझे? एकांतर कोण से आई बन गया। तो अब हम लेके चलेंगे परमाणु में किसको? ये वाला पक्ष को लेके चलते हैं। पहले ये आई के देखते हैं कि कहाँ बन रहा है। तो आई जो बन रहा है ABC, आई का जो कोण है ये किस में भैया? तो ABC, ये आई इसमें बन गया। और फिर बी पर देख रहे हैं कि आर कोण बन रहा है, इसी पर आर कोण भी कहाँ बन रहा है? बी पर ही बन रहा है। तो एगो हम कोण क्या ले लेते हैं पहले परमाणु में, चित्र से लिख लेंगे। हम यहाँ पर परमाणु में लिख सकते हैं चित्र से, ऐसे चित्र से। तो अब बताइए कि चित्र से क्या हो रहा है? कौन कोण किसके बराबर कर रहे हैं? आई आर के बराबर होता है क्या? परावर्तन के नियम में हमने तो पढ़ा था ना कि आई और आर दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। परावर्तन के नियम हमने पढ़ा ही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोण, इसे लिखते हैं ब्लैक वाला से। अरे देखिए, कोण ए, यहाँ से कोण ABC बराबर। अब बताइए कि कोण किसके बराबर होने जा रहा है? तो बी पर ही ना कोण बन रहा है यार। तो यहां से ले लीजिए CBF। क्या बी इसमें आ रहा है आर के लिए? बीच में ही नहीं आ रहा है जी। सी पहले हुआ, अब बी बीच में हुआ। देखिए यहाँ पर भी बी बीच में है, क्योंकि आई इस पर बन रहा है, आई आर भी इसी पर बन रहा है। तो हम ले लेंगे क्या? कोण CBF, यानी कि दोनों में देखिए तो बी और बी दोनों में क्या है? बराबर है। यानी कि आई और आर दोनों बी पर ही बन रहे हैं, यानी बराबर बन रहा है परावर्तन के नियम से। यहाँ हम ब्रैकेट में लिख लेंगे साइड में, थोड़ा मेरा जगह नहीं है,
आप लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से। किसके नियम से भाई बताइए तो? परावर्तन के नियम से। और इसको हम मान लेंगे कितना? समीकरण 1 भी मान लेंगे। पहले इतना लिख लिए, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, समीकरण 1। आ साइड में जगह है तो अपना लिख लीजिएगा परावर्तन के नियम से। ये हमारा एगो कार्य हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे कार्य की तरफ। इतना बातें समझ में आई है कि नहीं आई है? बोलिए, तभी आगे बढ़ेंगे। अगर इतना बातें समझ में नहीं आएगी तो फिर हमारे आगे बढ़ने से फायदा क्या है? 5 नंबर के सवाल है भैया, अच्छे ढंग से नहीं बनाएंगे तो गोल हो जाएगा। इतना समझ में आया तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको आप उतार लीजिए और तब चल के हम दूसरा अपना आगे के स्टेप को बढ़ाते हैं। नहीं तो इधर लिख लेगा, इधर चलिए लिखते हैं, देखिए, ताकि साथ में ही काम चलेगा तब बढ़िया रहेगा। अब एक बात को और हमें बराबर करनी है। अभी हमने बराबर किया परावर्तन के नियम से। जरा ध्यान दीजिए, है जो B है ना, इस B पर तो I और R भी बना, लेकिन इसी B पर भी I बन रहा है। I जो है यहाँ I के बराबर है, क्योंकि एगो I C पर भी बन रहा है। एगो I कहाँ बन रहा है? B पर। तो हम क्यों ना C और B को आपस में क्या कर दे? बराबर कर दे। लेकिन ये जो बन रहा है ना, हाई जो कोण ऐसे और ऐसे बन रही तो एकांतर कोण से बन रहा है। अगर हम लिखना चाहेंगे, इस बात को दिखाना चाहेंगे, तो चूंकि हम ही देख रहे हैं कि ए बी जो है किसके समांतर है? पीसी के समांतर है। ऐसे ए बी जो हमारा समांतर का चिन्ह होता है, ऐसे किसके समांतर है? पीसी के समांतर है। ठीक है, यानी कि ये समांतर दो रेखाएं हो गई। वही बीच में डॉट 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 क्या कर रहा है? काट रहा है। तो अभी हमने क्या समझाया? ऐसे समझाया ना कि दो समांतर रेखाएं, बीच में कोई क्या कर रहा है? काट रहा है। तो इसका एकांतर, इसके एकांतर क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर इसको लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो चाहेंगे तो इसको हटा भी सकते हैं अगर हमारे मन में जानकारी है तो इसको दिखा दिया कि चूंकि ए बी समांतर क्या है? पीसी है, तब आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, एगो बी वाला इसको लेते हैं, ए बी सी, यानी आई खाते हैं, कोण ए बी सी बराबर, अभी बी को रखे हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब हमको क्या करना होगा कि यही हमारा आई यहाँ पर आई है, तो अब हम कैसे लेके चले कि आई बीच में आ जाए? मतलब सी न होना चाहिए बीच में, तो हमें लेके चलना पड़ेगा कितना? बी सी एफ। क्यों? क्योंकि बी सी एफ हमारा एक यहाँ से त्रिभुज जैसा है चीज है, तो इसमें हमारा कोण भी बन रहा है, ये वाला कोण। तो हम क्यों ना लेके चले बी सी एफ, क्योंकि आई जो है इसी चित्र का कोण है ना? आई हमारा जो आई है इसी चित्र का कोण है। किसका? तो बी सी एफ क्या है? तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कितना? कोण बी सी एफ। यहाँ पर क्या दिख रहा है? बी और सी दोनों आपस में क्या दिख रहा है? बराबर। मतलब कि बी पर आई बन रहा है और सी पर आई बन रहा है, तो दोनों बराबर हुए। बट ये बराबर हुए कैसे? हम तो इनको समीकरण 2 मान लिए, ठीक है, लेकिन सर ये बराबर हुए कैसे? तो ऊपर यहाँ दिखा रहा है कि ए बी समांतर पी सी, यानी कि जब समांतर है तो यहाँ पर एकांतर कोण से बराबर हुआ है। तो हम साइड में लिख लेंगे एकांतर कोण से। क्या लिख लेंगे? एकांतर कोण से। इतना बातें समझ में आई क्या? हाई वाला बातें समझ में आया? थोड़ा सा भाई मेहनत तो करना पड़ेगा। अब बात 5 नंबर की है, थोड़ा उसको बार बार याद क्यों दिला रहे हैं? 5 नंबर बड़ी महानता होता है, इसीलिए याद दिला रहे हैं। हमको कोई लालच नहीं है उस मार्क के लिए कि हम पढ़ रहे हैं, नहीं। हमारा लक्ष्य भी ध्यान में होना चाहिए, तब हमारा कार्य होना चाहिए। ये ना कि हमारा कोई टारगेटे नहीं है, हम काम किए जा रहे हैं, फिर गधा वाला हाल हो जाएगा कि माटी धोते रहिए। तो इस तरह से हमारा समीकरण 2 यहाँ बन गया और समीकरण 1 यहाँ बन गया। अब हम अगर ध्यान दें कि समीकरण 1 में 2 पक्ष है, बराबर के पहले और बराबर के बाद। तो बराबर के पहले वाले को क्या कहते हैं? LHS, और बराबर के बाद वाले को RHS। तो हम देख रहे हैं कि इस समीकरण के LHS
और समीकरण 2 के भी LHS दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम इस बात को लिखना चाहेंगे, अगर इसका LHS और LHS बराबर हैं तो फिजिक्स का नियम कहता है कि RHS और RHS भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। सर बाउंस किया, देखिए ना, अगर लिखा है x बराबर y और कहीं लिखा है x बराबर z, तो बताइए, ई मान लिया कि समीकरण 1 है, आई समीकरण क्या है, 2 है। तो समीकरण 1 2 में देख रहे हैं कि LHS और LHS क्या है, बराबर, तो y और z भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सर कैसे बराबर हो जाएंगे, तो बताइए x का मान कितना दिया है, y, तो x के मान को यहाँ रखिए तो क्या हो जाएगा, y बराबर z, नहीं हो जाएगा। अरे x के मान दिया नहीं जी y, तो इसका मानवा में जी रख दिए तो हो गया z। तो बात है तेरे कान है तेरे पकड़े चाहे है तेरे पकड़े, कान तो पकड़ ही रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया बातों को, अभी लिखा कहाँ है अभी लिखे कहाँ है, आप तो लिखने वाले हैं ना। क्या बातें समझे ना, कि अगर किसी समीकरण का LHS और LHS बराबर हो तो उनका RHS भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए अब लिखते हैं, तो क्या किया जाए, कहाँ लिखे भाई, अब हम मिटाने जा रहे हैं और आपको बोलना होगा, ठीक है। बोलना क्या होगा, देखिए ना, ये लिख देते हैं, यहीं पर लिख रहे हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो बोलिए समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पर, तो कितना है, मान लीजिए कि ये पक्ष तो ये पक्ष तो कट गए, मन में मान लीजिए ऐसे सपोज, अब आप कटाइएगा मत लिखते समय, एगो समझाने के लिए इसे कटा दिया, मान लीजिए मन में कट गया, तो हई और ये दोनों बराबर न हुआ, तो इसका कितना है, बोलिए कितना है, कोण CBF बराबर, कोण कितना है मेरा, अब ये वाला बराबर हुआ है ना, तो कोण BCF। यहाँ तक बातें समझ में आया, कैसे सर हो गया, तो वहीं LHS LHS बराबर था, RHS को बराबर कर लिए। इतना चीजों को उतारिए तब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग उतार लिए, तो चलिए अब चीज़ों को मिटा रहे हैं, इधर से ये सब चीज़ों को मिटा देते हैं। बहुत मस्त है जी, खाली देखिए, अगर ध्यानपूर्वक समझेंगे तो बहुत बढ़िया है, ज़्यादा कुछ भास्ट होने वाला ही नहीं है। अब आइए थोड़ा सा कुछ अलग कार्य करते हैं, त्रिभुज के बारे में थोड़ा हम ध्यान देंगे। तो ये कोण जो हमारा है ना CBF, ये कहाँ है, इसमें है CBF, और ये भी BCF, ये तो भैया इसी में है BCF। यानी कि अब हमारा टोटल फोकस किस पर चला जा रहा है, इसके देखने से इस वाले आकृति पर चला जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक, इस आकृति पर मेरा ध्यान अब जा रहा है, किसको देखकर, इसको देखकर। अब इधर के तो कोई नाम ही निशान नहीं है, ए का तो कोई नाम ही नहीं, डी का तो कोई नाम ही नहीं। अब इस चित्र में हमको काम करना है, तो इस चित्र में हम दे रहे हैं कि बी, अब भाई भुला दीजिए आप ऊपर वाला पक्ष को भुला दीजिए, इसको ध्यान दीजिए, बी यानी ये वाला आर, कोण बन रहा है जो आर बी पर बन रहा है, और सी देख रहे हैं क्या है, यहाँ आई है, यानी कि इस त्रिभुज में एक तरह से ये त्रिभुज ही है हमारा, इसमें से निकालिए, इसको निकाल रहे हैं। चलिए ऐसे है, तो एगो इस तरह से है और एगो ऐसे है और ये इस तरह से है, यहाँ पर बन रहा है आई और यहाँ बन रहा है आर। इसका नाम क्या है चित्र में, सी, और क्या है बी, और यहाँ पर एफ, इसमें से काट के बाहर निकाले हैं। तो इस त्रिभुज में हमको दिखाई दे रहा है कि इसका दो गो कोण आपस में क्या है, बराबर है, इसका दो गो कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज में अगर दो गो कोण आपस में बराबर है तो कहीं ना कहीं इनका ये भुजा भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ में नहीं आया, दो गो कोण इसका बराबर देखने से हमें ये पता चला कि इनका दो गो भुजा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर बराबर हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। किसको बोल देंगे समद्विबाहु त्रिभुज, तब BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
कैसे पता चला कि ये समद्विबाहु है? अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर कहीं इसका तीनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, ये भी और ये भी, तब तो ये हो जाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब सभी भुजा बराबर, समझ गए? कोण के आधार पर भुजा भी हम मानते हैं कि भुजा बोल रहे हैं, बट कोण के आधार पर अगर इसका तीनों कोण बराबर हो गया 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, अब इस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो गया तो ये कौन बन गया बताइए? समबाहु कह रहे हैं, हाँ सॉरी समबाहु नहीं हो गया क्या? उसी तरह से अगर इसका दो कोण बराबर हो गया तो इसका नाम हम क्या रख दिए? समद्विबाहु। तो हम लिख सकते हैं, इसका नाम बोलिए त्रिभुज का क्या नाम है? BCF कहिए या CBF कहिए, कोई कहिए, अच्छा लग रहा है क्या ये वाला BCF? तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्वि, ऐसे यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, उधर दिखाई देगा कि नहीं, इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है बताइए तो? BCF कौन त्रिभुज है? तो समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ तक तो हमारी बातें समझ में आ गई कि सर समद्विबाहु कर लिए तो इसका मतलब क्या है? समद्विबाहु करने का मतलब कि इसकी दो भुजा आपस में क्या हुई? बराबर हुई। तो उन भुजा को दिखा दीजिए कौन कौन बराबर हो गया। हम इसको बराबर कर लेते हैं और इसको भी। कहेंगे सर हाई ऊपर वाला नहीं कर सकते हैं ये वाला, तो इसका हमको काम लगेगा तब ना जी। हमारा काम इससे है और इससे है। सर आपको कैसे पता है? तो हमको यहाँ से लेके यहाँ से हमको क्या मतलब है? कहीं ना कहीं हम भी तो पहले से इसको जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो हमको इस दोनों को बराबर करना है। जितना जरूरी है उतना ही करना है, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो हैंग कर जाएगा। तो बोलिए कौन कितना किसके बराबर हो जाएगा? तो यहाँ से B से लेके F तक और उसके बाद C से लेके F तक दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो हम लिख सकते हैं B और F नहीं, जो BF भुजा है, जो हमारा भुजा कितना है? BF, यहाँ से लेकर ये भुजा, और उसके बाद कितना है मेरा? CF, हम कह सकते हैं CF। कैसे ही बराबर कर लिए? तो त्रिभुज समद्विबाहु था इसलिए कर लिए। अब इसके करने के बाद हम थोड़ा सा कुछ माना मानी और करेंगे, एक दो स्टेप, एक स्टेप और ही करेंगे ना। तो इतना चीज़ों को आप उतारिए और तब आगे चलते हैं। सुनिए ना, देखिए अब इसी में हम चीज़ों को कर लेते हैं। एक हाली मतलब कि एक ही साथ लिख लिया जाएगा, एक एक दो गो बिंदु नहीं लिखेंगे हम लोग। आइए यहाँ पर देखिए चित्र में ज़रा ध्यान दीजिए कि अब माना मानी करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि अब कुछ पल के लिए समझ लीजिए कि ये दर्पण का जो द्वारक है, हमने चित्र में भले इतना बड़ा बनाया है, बट ये एक छोटे द्वारक के लिए लागू होता है। हमारा ये जो चित्र है ना, ये छोटे द्वारक के लिए है। भले हम चित्र में इतना बड़ा बनाए, लेकिन ये अपने आप में एक छोटा होता है फिगर, ठीक है। और दर्पण भी हमारा इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि दर्पण तो हमारे बहुत बड़े बड़े आते हैं। कांच थोड़ा छोटा मोटा होता है, बहुत बड़ा बड़ा दर्पण होता है। तो हम यहाँ पर एक छोटे दर्पण के द्वारक के लिए हम काम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि दर्पण का द्वारक यानी M बहुत छोटा है। यहाँ पर लिख सकते हैं, आप लिखिए, बोल रहे हैं माना कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। इस बात को आप लिख लिए, माना कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। अब देखिए छोटा है लिखने के बाद लिख दिए, तो है लिखने के बाद खड़ी पै दीजिए और आगे समझिए। जब ये दर्पण का द्वारक छोटा हो गया तो ये जो बिंदु P है, P, क्योंकि इसको मैंने छोटा हो गया, ये छोटा है, तो जब छोटा है तो ये P जो है किसके निकट पहुंचेगा? B के निकट पहुंचेगा लगभग। अगर इसको और हम छोटा कर रहे हैं, मान लीजिए इसको छोटा करेंगे, तो कौन लेटर पहले B के पास पहुंचेगा? तो पहला स्थान पर तो P पहुंचेगा, और F को भी जाने में टाइम लगेगा, A को भी जाने में, तो P ही ना उसके पड़ोसी में हुआ। अगर दर्पण के द्वारा को हम छोटा मान लिए
तो P बिंदु कहाँ पहुँच जाएगा, B के पास। यानी हम लिख देंगे यहाँ पर इसी वाले में कि बिंदु B के क्या है, निकट है। यानी अब P जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ अब क्या हमें बोलना पड़ेगा, B। अगर कहीं जरूरत पड़ेगा B जहाँ है वहाँ क्या बोल देंगे, P। दोनों निकट का मतलब अब दोनों एक दूसरे के आसपास हो गए। अब हमें P कहें या चाहे B कहें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब बिंदु P कहाँ निकट हो गया, B के, तब देखिए हम अब क्या करने वाले हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको आप चाहेंगे तो यहाँ समीकरण मान सकते हैं इसको, लेकिन अब समीकरण मानने से हमको फायदा नहीं है। तो बताइए, BF दिख रहा है, ये BF दिख रहा है यहाँ पर, सुनिए ना, मानिए लीजिए समीकरण, बढ़िया रहेगा, 3 मान लीजिए। और हाई लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से, ताकि अच्छा लगेगा बनाने में। माना मानी किए है ना। उसके बाद हाई वाला बात लिख लीजिए, हिंदी में ही लिख लीजिए कि बिंदु P कोमा बिंदु B के निकट है। हमने शॉर्ट में लिखा है। अब लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो बताइए समीकरण 3 यहाँ पर है, तो B को हमने क्या मान लिया है, अब P न मान लिया है, क्योंकि इसके निकट पहुंच गया। तो क्या लिखेंगे अब वहां पर, PF बराबर, हमें तो कोई बदलाव होगा नहीं क्योंकि C और F है, CF। अब हम यहाँ पर ही कुछ फिगर में देखना चाहते हैं, PF कहाँ है मेरा, तो PF यहाँ है। क्या PF का दूरी दिया है, तो जी सर दिया है। अब एक बात और, यहाँ है CF का दूरी दिया है, हाई दूरी दिया है इतना, तो नहीं सर, क्यों, क्योंकि C से लेकर तब P तक दूरी R दिया है, लेकिन हमारा CF की तो बातें नहीं है, CF का तो बात नहीं है। तो फिर CF का दूरी कैसे निकलेगा, इस बात को हम इधर समझाना चाहेंगे ना। इसको उतार लिए होंगे तो बढ़िया रहेगा, मिटा रहे हैं इसको, क्योंकि देखिए मेन ये दिमाग लगाना है। अगर आप यहाँ दिमाग नहीं लगाएंगे तो हमारा चीजें गोल हो जाएगा। पहले हम इसमें से ये एक रेखा निकाल रहे हैं, C से लेके P तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं ऐसे। ये मेरा C है और ये मेरा P है, और यहाँ क्या है, ये F है। हम ही देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, मेरा R है। और ये भी देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो है F, है कि नहीं है। हमसे कोई पूछ रहा है कि C से लेके F तक के बारे में बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, नहीं पता है। अब कैसे निकलेगा, तो हम ही देख रहे हैं कि CF की दूरी तब निकलेगा जब टोटल में 2 से भागा कर दें। टोटल में यानी कि C से लेके P में अगर 2 से भागा कर देंगे तो ये आधा नहीं निकल जाएगा। बोलिए, अगर इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो हम मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई जगह A है और कोई जगह मान लीजिए कि B है और बीच में यहाँ पर C है। सपोज A से लेके B तक की दूरी जो है मान लीजिए कि 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर। तो कोई पूछा, कोई कह दे कि C से लेके B तक की मान लीजिए कि दूरी जो है हमारा समझे कि 10 मीटर है। कहेंगे सर ये तो बिना कुछ कैले ही आ जाएगा, क्योंकि हाई 10 हो गया तो हाई भी तो 10 हो जाएगा। लेकिन ये 10 हुआ कैसे, सोचने से हुआ कि कुछ मैथ के नियम से हुआ। कैसे मैथ के नियम से हुआ, हम बता देंगे कि सर 10 है तो 10 तो बचबे न किया है, तो ये तो हम कह दिए, लेकिन हुआ कैसे, देखिए इसको कैसे लाया गया। टोटल दूरी में से माने AB में 2 से क्या कर दिया गया, भागा। जो जिसे ही 2 से भागा किया गया तो AB का मान कितना है बताइए, 20, और नीचे कितना, 2 कट गया 10। इस आधार पे यहाँ पर 10 रखा जाएगा, अपने से हम 10 नहीं रख देंगे। तो वही काम हम करने जा रहे हैं यहाँ पर कि टोटल दूरी हमें पता है R, तो टोटल दूरी का नाम कितना है, CF का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, CF का, ये वाला मान, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो CF के मान हमें निकालना है, तो टोटल में कितना है PC, और PC में कितना से भागा देना पड़ेगा, 2 से, तो 2 से भागा दे दिए।
अब पी एफ का बीच की दूरी कितना है, पी से लेके एफ तक की बीच की दूरी हमारा एफ है, यहाँ पर रख दीजिए एफ। फिर अब पी सी के बीच की दूरी कितना है, तो आर है, तो यहाँ पर दीजिए आर, अब बटा में 2, यहाँ पर मेरा एफ, और हमको यही फॉर्मूला लाना था, यानी एफ बराबर आर बाई 2। तो हमारा ये चीज़ें क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या बातें समझ में आई? हे जी थोड़ा सा डाउट हो रहा है आपको, यही ना, इसको भैया नहीं समझिएगा तो घबराएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा, बट हेजी सर कैसे हो जा रही है, दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा है। तो हाई सब पर समझ जाइए, ये सब पर ध्यान से गौर से समझिए, तबे होगा कि टोटल दूरी पता रहता है तो उसमें भाग दे देंगे तो आधा दूरी आ जाएगा। ये बात समझे, ऐसे होगा। टोटल दूरी में से पीसी में से 2 से भागा कर दिए, यानी ये वाला वैल्यू इस सी एफ के बराबर हो गया, ऐसे होता है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतना समय तक वीडियो को देखा। और भाई अंत भला तो सब भला, वीडियो देखना और इसके साथ सीखना, ये दोनों महत्व की बातें हैं। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे कि बस थोड़ा बहुत देखेंगे, बंद। पढ़ाई करिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए, तब ना होगा, इस तरह थोड़े होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर।